हेलो स्टूडेंट, देखिए क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और जो हमारा चैप्टर चल रहा था संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका में इससे पहले हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की योग्यताएं और निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में आप सभी को बताया था। उसके वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, सुविधाएं आदि आपको बताई थी। उसके बाद में जो अपना नया टॉपिक आता है वो आता है राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य, कि आखिरकार राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से कार्य उसको दिए गए हैं। और राष्ट्रपति शक्तियों के बारे में हम ये कह सकते हैं, जैसे संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। वह राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, सामान्यकालीन शक्तियां व सामान्यकालीन एवं संकटकालीन अथवा कार्यपालक आपातकालीन शक्तियां। तो यहां हम देखते हैं कि सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्यकालीन शक्तियां। देखिए नंबर 1 सामान्यकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां और सामान्यकालीन शक्तियों में सबसे पहले आती है कार्यपालक शक्तियां। कार्यपालिका संबंधित शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। देखिए भाई, कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं कि जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संघ का शासन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। संघ का शासन राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। संघ का शासन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। वह प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, वह प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, महान्यायवादी, अन्य सदस्यों, महान्यायवादी, विदेशों में राजदूत, विदेशों में राजदूत, राज्यों में राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्यपाल नियुक्त करता है। विदेशों में राजदूत, राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करता है। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति
भारत के सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। वह अन्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। वह अन्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। संघ के स्तर के प्रमुख आयोगों संघ के स्तर की प्रमुख आयोगों संघ के स्तर के प्रमुख आयोग जैसे संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग निर्वाचन आयोग संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है। क्षमादान का अधिकार देता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। वह व्यक्ति के दंड को, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है, क्षमा, विलंबन, निलंबन अथवा लघुकरण कर सकता है। इन सभी के साथ राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगली जो कार्यपालक शक्ति है कि वह उसे मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। उसे मंत्रिपरिषद की कार्यवाही की सूचना प्राप्त करने का
प्राप्त करने का अधिकार है, उसे मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई भी सूचनाएं उसे प्रदान करें। इस तरह से ये राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्ति। हम जानते हैं राष्ट्रपति की ये सारी शक्तियां औपचारिक हैं, यह सब कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से वह करता है। देखिए भाई, ये तो हमको आपको पता है राष्ट्रपति जो इन कामों को करता है, ये जो कार्य है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति को विवेक के अनुसार निर्णय करना पड़ता है। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन हर किसी को ऐसे नियुक्त नहीं कर सकता। संसदीय व्यवस्था में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही वह प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। देखिए आगे और आपको बताएंगे, पहले यहाँ हम चर्चा करते हैं। देखिए भाई, राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है, सामान्यकालीन शक्ति और आपातकालीन शक्ति। सामान्यकालीन शक्तियों में पहली है कार्यपालिका शक्ति, और इस कार्यपालिका शक्ति में देखिए भाई कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। हमने इस बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संघ का शासन राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। संघ का जो शासन किया जाता है वो राष्ट्रपति के ही नाम से किया जाता है। अब बात आती है सबसे पहले कि वह प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों इनकी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले बताया था कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा का बहुमत दल का जो नेता होता है तो उसकी वो नेता तो हो जाता है, लेकिन उसकी जो नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद में जो मंत्रिपरिषद होता है, हालांकि प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, लेकिन जो भी करता है वो नियुक्त जो करता है वो राष्ट्रपति को अधिकार है। नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करता है उसकी सूची राष्ट्रपति को दे देता है और उनके आधार पर वह मंत्रिपरिषद का गठन करता है। उनके अन्य सदस्यों की नियुक्ति उसके द्वारा की जाती है। उसके बाद आता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विदेशों में जो राजदूत होते हैं, जैसे भारत से बाहर चाहे कोई सा भी देश हो, उन सभी राज्यों में देशों में जो राजदूतों की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। उसके बाद में आता है राज्यों में राज्यपाल। अक्सर आप देखते हो जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी के राज्यपाल ज्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। तो जितने भी राज्य होंगे उस समय पर जिन राज्यों में राज्यपाल का समय समाप्त होने के बाद में जब नियुक्ति की जाती है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि राज्यों में राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। उसके बाद में आता है राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है दिल्ली, उसकी जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो राज्यों के जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है उनके मुख्य जज एवं अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। सब स्तर पर जितने भी जो आयोग हैं, जो प्रमुख आयोग हैं, उन सभी प्रमुख आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और भी जैसे हम ये कह सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा है निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग। इन सभी आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद में आता है कि संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्रदान करता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्रदान किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड या कोई ऐसी सजा, तो उस सजा को कम कर सकता है, उसका स्थगित कर सकता है, निलंबन कर सकता है, माफ कर सकता है। ये सभी अधिकार किसको होता है? ये राष्ट्रपति को होता है। तो संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद आती है भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेना पर सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, जल, थल, नभ।
तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। तीनों सेनाओं के जो कमांडर होते हैं वो राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। और जो मंत्रिपरिषद की जो कार्रवाई होती है उस मंत्रिपरिषद की कार्रवाई की सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। उसके बाद में अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री का भी यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाओं से प्रदान करे। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बताता है कि राष्ट्रपति अगर जो उससे सूचना मांगता है तो उन सभी सूचनाओं को वह राष्ट्रपति को प्रदान करे। अब देखिए भाई, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारी शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति के लिए औपचारिक है। राष्ट्रपति के लिए औपचारिक इन सारी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद कहता है वो करता है, इसलिए उसे एक औपचारिक शक्ति प्रधान कहा गया है। उसके बाद में आती है भाई कि यहाँ पर इसके अलावा कुछ स्वयं विवेक की शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्रदान की गई। वो स्वयं विवेक की शक्ति कैसे, जैसे कि प्रधानमंत्री नियुक्त करने में उसकी अपने स्वयं विवेक की शक्ति का प्रयोग करता है। यहाँ पर हम स्वयं विवेक की बात करते हैं। देखिए भाई, अगर स्पष्ट बहुमत लोकसभा में किसी भी दल को आ जाता है तो वहां तो हम ये कह सकते हैं कि स्पष्ट बहुमत आता है तो वहां सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति को उसी दल का मुखिया बुलाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जैसे हम ये कहें कि स्पष्ट बहुमत नहीं आता है, गठबंधन वाली सरकारों में जब स्थिति बनती है तो हम ये कहें कि ऐसा राष्ट्रपति का कोई संवैधानिक नियम नहीं है कि वो सबसे बड़े दल की मुखिया को ही बुलाए। तो वहां हम ये कह सकते हैं जैसे कि अपनी लोकसभा में 545 सीटें, 545, इनमें 2 को हटा दो 43 हो जाती है। अब उसके लिए जैसे हम ये 271 सीट चाहिए भाई, 271 सीट 2/3 बहुमत के लिए चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर जैसे हम ये कहें कि एक के पास में आ गई 240 और एक के पास 250। अब यहाँ पर हम ये कहें कि इतनी सीट ना तो इसके पास ना इसके पास में, और भी दल है जो भी है। तो यहाँ जैसे हम ये कहें राष्ट्रपति अब एट प्रेजेंट, आपको भी पता है राष्ट्रपति की कोई पार्टी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि चाहे जिस पार्टी जब राष्ट्रपति चुना जाता है तो एक पार्टी विशेष का बड़ा योगदान होता है, तो वहां पर वो अपने विवेक का प्रयोग कर जाते हैं। वहां हम ये कहें जैसे कि एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम ये कहें कि अब कांग्रेस की आती है इतनी सीट और बीजेपी की आती है ये सीट। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अब राष्ट्रपति क्या करता है कि भाई कभी कभार ऐसा करता है कि यहाँ पर कि वो देखता है कि बीजेपी की 240 है और कांग्रेस की 240 है। हम बात तो करते हैं कि भाई बहुमत दल जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस है, इसको बुलाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इसको भी बुला सकता है कि भाई राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि ये दल सरकार बना सकता है और इसको बुलाया, इसने भाई ये 30 आदमी और मिला लिए और जो अन्य है वो मिला लिए और गठबंधन वाली सरकार बना दी। और ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। जब हम देखते हैं कि 1998 में चुनाव उपरांत भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का सबसे बड़ा दल था एवं बहुमत के करीब था, फिर भी राष्ट्रपति ने गठबंधन के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में संवैधानिक राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा तथा इससे भी बढ़कर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिन के भीतर लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने को कहा। इसके विपरीत 91 के चुनाव उपरांत नरसिम्हा राव की सरकार को राष्ट्रपति से ज्यादा सहूलियत प्राप्त हुई, जबकि वह अल्पमत सरकार में थी। तो हम ये कह सकते हैं कई बार वो अपने स्वयं विवेक के आधार पर ऐसे दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो ये हमने आपको यानी कि आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताया, क्योंकि राष्ट्रपति सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में बताया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को जो कार्यपालक शक्तियां प्राप्त होती है वो औपचारिक होती है, लेकिन वो जो सिर्फ जो मैंने आपको अभी बताई थी एक जो विवेक के आधार पर जब सरकारें बनती है तो वो जो दल होता है उस दल में कभी कभार ऐसा कर जाते हैं कि वहां अल्पमत वाली सरकारों को वो मौका दे देते हैं और वो पीछे से सरकार बना जाते हैं। तो इस तरह से कभी कभार ऐसा हो जाता है। बाकी क्या एक बार फिर देखेंगे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, महान्यायालय की नियुक्ति करता है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के जजों एवं मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। संघ स्तर के प्रमुख आयोग संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जिसे कह सकते हैं, और वित्त आयोग, इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति भी की जाती है वो राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्रदान करता है कि वह किसी भी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा जो उसको सजा दी गई है, यहाँ तक कि मृत्युदंड जो दिया गया है, जो भी सजा दी गई है उसको वो क्षमा कर सकता है। उसके बाद में भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। उसके बाद में ये अगले जो शक्ति है उसके पास वो है कि उसे मंत्रिपरिषद की कार्रवाई की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि राष्ट्रपति अगर उससे मंत्रिपरिषद की सूचना मांगे तो उसे सूचना राष्ट्रपति को दे देनी चाहिए। तो ये हमारी राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां हुई। और इसके बाद में जो हमारी अगली शक्ति सामान्यकालीन शक्तियों में चलेगी वो है विधायी शक्ति, और उस विधायी शक्ति में कल हम आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।